खबरों के आगे और पीछे बहुत कुछ रह जाता है। इन परतों को हम खंगाल कर आपके लिए लाते हैं मिस्टर एनालाइजर में हमारा ये शो। मैं हूं अजय कुमार। आज जो बड़ी खबरें हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रमुख है, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं कि विरासत हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का आधार रहा है। लेकिन जब विरासत के आधार पर किसी पार्टी को कोई घेर दे तो जाहिर सी बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और इसके लिए मुझे पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। सैम पित्रोदा की एक टिप्पणी और राहुल गांधी के एक और कथन कि हम कोशिश करेंगे कि पिछड़ों और अन्य वर्गों को, खास करके अल्पसंख्यकों को देश के राजस्व का एक अच्छा हिस्सा मिले, जिसे उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स, इन दोनों को जोड़कर एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा अब देश के सामने रख दिया गया है कि अब वोटर तय करेगा कि आखिरकार उसे क्या करना है। तो ये पूरी परत आपके सामने हम रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे मुस्लिम वोट बैंक की। दूसरे चरण का मतदान कल होना है, लेकिन इससे पहले चरण के मतदान से ही एक बड़ा ही जबरदस्त ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक, जिसे हम आधिकारिक तौर पर जानते हैं, इसने पूरी चुप्पी साध रखी है। वो चुप है लेकिन मतदान कर रहा है। इसका मतलब क्या है और मुस्लिम वोट बैंक आखिरकार है क्या, कहां से इस शब्द का इजाद हुआ, आज आपको हम बताएंगे। अखिलेश यादव ने जिस आखिरी मोमेंट पर अपना नामांकन दर्ज किया कन्नौज से, यह न सिर्फ सरप्राइज है समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। क्या यह सरप्राइज पहले से प्लान्ड था या दरअसल यह चुनौती को देखते हुए सामने रखा गया है, इसकी परतें खंगालेंगे। और फिर आपको इस बारे में भी हम बताएंगे कि आज देश में तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, मौसम की हम बात कर रहे हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो मतदान होना है, उसमें कई राज्यों में लू की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। ऐसे में मतदान कैसे की जाएगी, क्या प्रक्रिया होगी और उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या रियायत दी है, यह आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। इसके आधार पर किस तरीके से एक नई राजनीति को आज गढ़कर सामने रखा जा रहा है साहब। सबसे पहले आप यह समझिए कि हुआ क्या है। एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा आज हम सबों के सामने है, जिसे और किसी ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा है। राहुल गांधी और उसके साथ साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री की टिप्पणी और बीजेपी की टिप्पणी आ रही थी कि लोगों का पैसा जो आज आप कमा रहे हैं, उसे कांग्रेस आपके हाथ से छीनने की कोशिश कर रही है। और यह ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि जो भी राजस्व और उसके साथ साथ राष्ट्रीय धरोहर और विरासत है, उसमें जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, उस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अभी तक वंचित रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग। इसे राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभा में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहा, यानी कि आपने एक जगह से पैसा उठाया और उसको दिया जिसको इसकी जरूरत है। पैसा बहुत ही निजी चीज है साहब, हर व्यक्ति बड़ी मेहनत से कमाता है। और अगर किसी के दिमाग में यह बात कही जाए कि भाई साहब आपका पैसा आपकी जेब से सरकार निकालने जा रही है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खलेगी। अब इस पर कहते हैं ना कि तिल का तड़का लग जाए। सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के एक सलाहकार के तौर पर हैं और राहुल गांधी के सलाहकार के तौर पर रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में रहता हूं, मैं अमेरिकी नागरिक हूं। अमेरिका में कई जगहों पर इनहेरिटेंस और स्टेट टैक्स लगता है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत कर। उन्होंने अमेरिका का हवाला दिया, लेकिन कहा कि इस पर भारत में भी विचार होना चाहिए। बस इसे पकड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स को जोड़कर भावना का एक ऐसा उबाल आपके सामने रखा साहब कि अब चुनाव की पूरी मयार बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किस तरीके से एक जबरदस्त गुगली के तौर पर कांग्रेस पार्टी पर फेंका। इनका जो नया प्लान है, याद रखना, कांग्रेस की लूट
कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब बोलेंगे आप लोग, कांग्रेस की लूट जिंदगी के और कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये नारा दिया, कांग्रेस की लूट जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, ये आपको भी समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी का मतलब ये है कि जब आप जिंदा हैं और आप पैसे कमा रहे हैं, जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से जो सरकार आपसे ज्यादा ले सकती है वो आपसे लेगी, क्योंकि उसे उन लोगों को देना है जो वंचित हैं, खास करके अल्पसंख्यक। यहां पर ये एक जबरदस्त भावनात्मक मुद्दा हो जाता है। और मृत्यु के बाद भी, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स, जिसकी बात सैम पेट्रोडा ने की थी। लेकिन क्या इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं लिखा हुआ है? क्या इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बीजेपी ने कहीं अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, शपथ पत्र में कोई जिक्र किया है? कतई नहीं साहब। समझ लीजिए इसको, किसी भी राजनीतिक दल ने इनहेरिटेंस टैक्स पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन सैम पेट्रोडा ने क्या कहा जिसकी वजह से पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, ये देखिए। So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. अब सैम पेट्रोडा के इस बयान का मतलब समझिए। इस पर बहस पहले भी होती रही है साहब, लेकिन आज चुनाव के संदर्भ में जब आप इस तरह की बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपने बड़ी मेहनत से पूरी जिंदगी भर करके, एक मध्य वर्ग परिवार की बात कर रहा हूं, 2-2.5 करोड़ रुपए कमा लिए और बचा लिए साहब, और आपको लगता है कि ये मैं अपनी विरासत के तौर पर अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा। जब आपकी मृत्यु होगी, ये पैसा आपके बच्चों को मिलेगा। लेकिन सैम पेट्रोडा जी की जो दलील है, उसके आधार पर इसका आधा, यानी कि 1 करोड़ रुपए सरकार ले लेगी और 1 करोड़ ही आपके बच्चे को मिलेगा। तो सवाल ये उठेगा ना कि भाई इतनी मेहनत करके मैंने इतने पैसे क्यों बचाए? पेट काट कर मैंने बचाया पैसा अपने बच्चों के लिए और अपने ही बच्चों को न दे पा रहा हूं। भारतीय संस्कृति में इससे ज्यादा विध्वंसकारी बात और क्या हो सकती है? ऐसा नहीं कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं था, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सोचिए, आज नहीं है। और जब आज नहीं है तो हर माता पिता की ख्वाहिश क्या है? हर भारतीय माता पिता अपनी जीवन भर अपनी आप ऊपर हर तरह की ज्यादती बर्दाश्त करने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो, जो उन्होंने बचाया वो उनके बच्चों को मिल जाए। लेकिन अगर उसमें आधा पैसा सरकार ले गई तो साहब फिर तो ठाई फिस, पैसा बचाने की जरूरत क्या है? यही भावनात्मक मुद्दा अब कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने तो उसे एक जबरदस्त गोले के तौर पर कांग्रेस के ऊपर थोप दिया। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि ये जो बयान बहादुर टाइप लोग हैं, श्याम पेट्रोडा टाइप या इस तरह के लोग जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं, कभी कोई मोदी जी को चाय वाला बोल देता है, कभी कोई मोदी जी को नीच बोल देता है, कभी कोई मोदी जी को मौत का सौदागर बोल देता है। अभी आप देखिए इनहेरिटेंस टैक्स की बात आ गई, कभी हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना करके उसे गढ़कर सामने रख दिया जाता है। ये कांग्रेस के जो बयान बहादुर हैं, ये कांग्रेस के लिए कितने घातक हैं, ये कांग्रेस को तो समझ में आ ही रहा होगा। कांग्रेस अब इसमें बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए जो कहा हुआ आपके सामने। मोदी सरकार में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर लागू करवाना चाहिए। इतना ही नहीं, 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। यह कहना किसका है? जयराम रमेश, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख। उन्होंने कहा कि हम पर जबरदस्ती आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी सनसनीखेज मुद्दा बनाकर हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पेट्रोडा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। अब इसको कहते हैं जब आप फंस जाते हैं अपनी ही चालों में तो बचाव का रास्ता बस ढूंढते फिरते हैं। स्पष्टीकरण देने से अब क्या फायदा होगा? जयराम रमेश जी ने एक बार भी नहीं कहा कि सैम पित्रोदा ने जो बात कही वो बिल्कुल भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। भाई कह देते ना, अगर आपके मैनिफेस्टो में नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपके भारतीय संदर्भ में है ही नहीं, लेकिन बयान से इनकार भी नहीं किया और कहा कांग्रेस इस बयान से सहमत नहीं, हम दूर हैं। ये क्या मतलब हुआ? जाहिर सी बात है आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बता रहे हैं, सैम पित्रोदा जी की प्रतिष्ठा भी बचा रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रतिष्ठा बचा रही है और किसी तरीके से इस मामले से बाहर निकलना चाहती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें। दो तरह के टैक्स आमतौर पर होते हैं दुनिया में, और ये दुनिया का प्रचलन मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इनहेरिटेंस या एस्टेट टैक्स, ये दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। ये यूरोप के कई प्रमुख देशों में जैसे कि फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन तमाम विकसित देशों में है। अमेरिका, यहां तक कि लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी है। इसका मतलब होता है इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब कि अगर आपके पास चल संपत्ति यानी कि आपने स्टॉक्स, बैंक डिपॉजिट या तमाम इस तरह की चीजें इनहेरिट की अपने पिताजी से, तो फिर आपको इस पर एक तय रकम देनी पड़ती है। अलग अलग देशों में इसकी राय अलग है टैक्स को लेकर। यह 10% से लेकर 50% तक होता है। अमेरिका में अगर आपको $10 मिलियन से ज्यादा इस तरह की संपत्ति मिलती है तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां इस पर टैक्स लगता है, जिसमें सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां 50% टैक्स लगता है। बाकी 3 राज्यों में 10% टैक्स लगता है और एक राज्य में 30% टैक्स लगता है। यह पूरे अमेरिका में लागू नहीं है, यह बात स्पष्ट समझ लीजिए। यूरोप में भी आमतौर पर इसकी दर 10% है, यानी कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले जो कि बैंक डिपॉजिट के तौर पर मिले, तो उसमें से यूरोप में रहने वाले व्यक्ति को उसमें से 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। यह अभी तक नियम है। उसके बाद स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स का मतलब अचल संपत्ति। अगर आपको जमीन मिली, आपको बिजनेस मिला, इनहेरिटेंस मिला, उस पर एक टैक्स की दर अलग होती है जो कि आमतौर पर व्यवसाय के आधार पर होती है, जो कि 10% से 25% तक अलग अलग देशों में है। इस तरीके का टैक्स लगाया जाता है और यह देश कई देशों में प्रचलित है, लेकिन भारत में यह मौजूदा स्थिति में लागू नहीं है। लेकिन क्या भारत में यह मौजूदा स्थिति में जो लागू नहीं है हमेशा से रहा है? जी नहीं, ऐसा नहीं था। और यह आपके लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्यों नहीं था। आजाद जब हिंदुस्तान हुआ 1947 में, उस वक्त पंडित नेहरू और उनके साथ साथ कैबिनेट को यह लगा कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है और बहुतायत देश के नागरिक बहुत गरीब हैं। इसलिए गांधी जी की जो एक फिलॉसफी थी दैट यू आर द ट्रस्टी ऑफ योर वेल्थ, और देश की सारी संपदा कुछ लोगों के पास सीमित है लेकिन वो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब मैं आप कस्टोडियन के तौर पर हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो दरअसल आपकी जो संपत्ति है वो पूरे देश की है। ये गांधी जी की विचारधारा थी। इसी विचारधारा को 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पंडित नेहरू और उस वक्त की वामपंथी सोच के बहुत सारे लोगों ने, जो कि संविधान विशेषज्ञ भी थे, उन्होंने इसे एक अमली जामा पहनाया। और 1952 के बाद यह बात सामने आई कि अगर आप इनहेरिटेंस यानी कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु होती है और आप अचल संपत्ति बहुत इनहेरिट करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। शुरुआती दौर में यह 10% था, लेकिन जनाब ये बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया जब 85% तक पहुंच गया था अचल संपत्ति पर, और जो चल संपत्ति थी, बैंक डिपॉजिट या इस तरह की चीजें, उस पर 30% तक टैक्सेशन की बात कही गई, जिसे भारत में वेल्थ टैक्स कहा गया। लेकिन यह वेल्थ टैक्स जीवित स्तर पर ही था, यानी कि अगर मैं जीवित हूं तो 30% तो मैं टैक्स दे ही रहा हूं, उसके ऊपर से एक और पोर्शन
30% तक देता था, लेकिन वो बढ़कर 85% तक कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने बेनाम संपत्ति बड़े पैमाने पर रखनी शुरू कर दी थी। इस पूरे आधार पर अगर आप देखा जाए तो एक प्रचलन शुरू हुआ जो इंदिरा गांधी के दौर पर था। 1973 के बाद इस पर काफी विचार हुआ और इस टैक्स को काफी आगे बढ़ा दिया गया था। जब 85% की बात कर रहे हैं, उस वक्त देश में वामपंथी विचारधारा बहुत जबरदस्त थी। यह माना जा रहा था कि इसी के जरिए देश में जो संपदा है वो अमीर लोगों के हाथ से निकालकर गरीबों तक पहुंचाई जाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए और अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जाएगा। लेकिन यह सोच विकास के रफ्तार में सबसे बड़ा रोड़ा और अड़चन थी, जिसे पहचाना राजीव गांधी ने, और उस वक्त उनके वित्त मंत्री थे वीपी सिंह। 1985 की बात हम आपको बता रहे हैं। 1985 में यह तय किया गया कि वेल्थ टैक्स को इकट्ठा करने में सरकार को जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा उस विभाग पर, उससे कहीं कम राशि वेल्थ टैक्स के तौर पर सरकार को मिल गई। इसलिए वीपी सिंह ने कहा कि इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ स्टेट टैक्स को भी खत्म किया गया, यानी कि अचल संपत्ति को भी अगर आप इनहेरिट करते हैं तो उस पर जो आपको टैक्स देना पड़ता था उसे भी खत्म कर दिया गया। और 1985 के बाद से भारत में किसी भी तरह का कोई टैक्स, जब आपके पिताजी, आपके दादाजी की मृत्यु होती है और आपको वो विरासत में मिलती है, तो आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया उसके बाद खत्म हो गई? नहीं साहब। इसके बारे में कई बार विचार होता रहा, क्योंकि भारत में इस बात को लेकर हमेशा चिंता रही कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत चौड़ी होती जा रही है। अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस खाई को पाटने का तरीका क्या है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लीजिए और उसका इस्तेमाल गरीबी मिटाने में कीजिए। वाजपेयी सरकार के दौरान भी 1999 से 2003 के बीच में इस पर कई बार चर्चा की गई, लेकिन कभी भी उस वक्त एनडीए सरकार ने इसे अमली जामा नहीं पहुंचाया और न ही इसे अमल करने की कोई कोशिश की। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में। पी चिदंबरम और उसके साथ साथ प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, इन दोनों नेताओं ने जब वित्त मंत्री थे तो इनहेरिटेंस टैक्स और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की बात भी की। प्रणब मुखर्जी ने तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा भी दिया था। वोडाफोन उसी का खामियाजा आज भी भुगत रहा है। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स के मुद्दे पर पी चिदंबरम ने अपने जो पूरा व्हाइट पेपर बनाया था उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। बहुत विरोध हो रहा था, इसलिए कांग्रेस इसे अमली जामा नहीं पहना पाई। इसके बाद यह बात और आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं कि इस पूरे तर्क को कि राजीव गांधी ने क्यों इनहेरिटेंस टैक्स खत्म किया, इसे देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से अपने भाषण में शामिल किया। फिर आपको बताएंगे कि इनहेरिटेंस टैक्स का विचार 2014 के बाद कब आया। पहले देखिए मोदी जी ने क्या कहा कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। तो 1985 में जो कानून में फेरबदल किया गया था उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, यह भी आप जरा गौर कीजिएगा। लेकिन क्या उसके बाद 2014 के मनमोहन सिंह की सरकार के बाद इनहेरिटेंस टैक्स की बात भारत में नहीं हुई? हुई साहब, बीजेपी की सरकार के रहते हुए भी हुई। जयंत सिन्हा जब एमओएस फाइनेंस थे 2015 ने, उन्होंने इस पर पूरी चर्चा की थी और एक पेपर तैयार किया गया था जिसमें भारत में 10% इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही इसे आगे बढ़ाया गया तो उस वक्त के वित्त मंत्री ने इसे मुनासिब नहीं समझा और उसे पेश नहीं किया गया। इसके बाद अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे 2018 में, उन्होंने भी इस पर चर्चा की थी। उनका भी यह मत था कि देश में कम से कम 10% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए, और वो इसलिए
क्योंकि अमीर ज्यादा अमीर होते चले जा रहे थे। बड़े बड़े बिजनेस हाउस ट्रस्ट के जरिए अपने पैसों को अपने बच्चों तक पहुंचा रहे थे और सरकार को इससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। सरकार इसमें अपनी एक छोटी हिस्सेदारी चाहती थी ताकि इसके जरिए गरीब लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। लेकिन उस वक्त बहुत ही बुद्धिमानी से अरुण जेटली साहब ने, जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक कानून पारित करवाया। उन्होंने फाइनेंस बिल में एक बात रखी कि 50,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई भी रिश्तेदार किसी को गिफ्ट देता है तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा और गिफ्ट टैक्स स्लैब के आधार पर लगता है। ऐसे में इसका जबरदस्त विरोध हुआ और 3 दिन बाद इसमें संशोधन हुआ और गिफ्ट टैक्स फ्री कर दिया गया उन लोगों के लिए जो ब्लड रिलेटिव हैं। यानी कि अगर पिता अपने बेटे को पैसे दे तो कोई टैक्स नहीं, मां अपने बेटे को या बेटी को पैसे दे कोई टैक्स नहीं, भाई बहन एक दूसरे को पैसे दे कोई टैक्स नहीं, बेटा अपने माता पिता को पैसे दे कोई टैक्स नहीं, ब्लड रिलेटिव अगर पैसे देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप शादी करते हैं, उसमें आपको गिफ्ट मिलता है, तो एक तय रकम के बाद जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है उस पर टैक्स देना पड़ता है और आज ये कानून चल रहा है। लोग इसे भी इनहेरिटेंस टैक्स विथ बैकडोर कहते हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 साल में ऐसी कोई कोशिश आधिकारिक तौर पर नहीं की जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स को लागू किया जाए। अब जो स्थिति बनती दिख रही है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, जो पूरा बवंडर मचा है, उसमें इस बात को समझिए कि आज इसे एक बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल इशू बनाकर चुनाव में प्रस्तुत किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि इसका काफी असर चुनाव में हो सकता है, क्योंकि कोई भी भारतीय माता पिता कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मेहनत की कमाई जो अपने बच्चों के लिए बचा रहा है उस पर उसे किसी भी तरह का टैक्स देना पड़े। जो हुआ 1985 से पहले वो अलग था, लेकिन 1985 के बाद कोई भी मध्यवर्गीय परिवार, कोई भी उच्च वर्गीय परिवार, यहां तक कि छोटा सा छोटा आमदनी वाला परिवार भी यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर को अगर वो अपने बेटे को लिख रहा है तो बेटा जब उस घर में रहना शुरू करे और उसके नाम पर जाए तो फिर बेटे को सरकार को टैक्स देना पड़े। मसलन मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली में उसने एक जमाने में 15 लाख रुपए में घर खरीदा, दिल्ली में मकान की कीमत बढ़ती चली गई, आज वो 1.5 करोड़ की हो गई, आज उसकी मृत्यु हो जाए और ये 1.5 करोड़ की घर उसके बेटे को मिल जाए। अब इस 1.5 करोड़ रुपए के घर को अपने नाम पर करने के लिए बेटे को अगर 15 लाख रुपए सरकार को देने पड़े तो वो बेटा कहां से पैसे लाएगा साहब? और ये किस तरह का इनहेरिटेंस होगा? रह तो उसी घर में रहा है। ये भावनात्मक मुद्दा है और इसे भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस्तेमाल कर रही है और ये क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को तो देना ही होगा। आइए अब आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और यह खबर जुड़ी है वोट बैंक से। वोट बैंक, जिसको हम आमतौर पर मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं, मुस्लिम वोट बैंक। यह मुद्दा बीते 10 साल या उसके पहले भी काफी गर्माता रहा है। इस पर हर तरह की राजनीति होती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रांग और फर्म स्टैंड लिया है कि हम अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले या उसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले 2024 में मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल शांत बैठा है। और यह मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले फेज के मतदान में यह बात साफ निकल कर आई कि मुस्लिम मतदाता चुप है। इसकी चुप्पी हम डिकोड कर रहे हैं आपके सामने। अभी स्थिति क्या है? आज देश में 65 ऐसे लोकसभा हैं या उससे कहीं ज्यादा हैं, तकरीबन आप 100 के आसपास कह सकते हैं, लेकिन 65 तो ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत ही अच्छा प्रभाव रखते हैं। ये मुस्लिम वोटर की संख्या 30% से 80% तक है। इसलिए मैंने कहा कि आप 100 सीटें रख सकते हैं, क्योंकि 18 से 20% के ऊपर जितने भी सीट्स आप लेंगे तो तकरीबन 100 सीट ऐसे आ जाएंगे जहां मुस्लिम वोटर अपना अच्छा दबदबा रखते हैं। और ये 14 राज्य हैं देश के जहां पर मुस्लिम वोटर अपना बहुत अच्छा दबदबा रखते हैं, खास करके इन 65 सीटों पर, जिसमें उत्तर प्रदेश 14 लोकसभा की सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल हैं और यहां पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर। बंगाल में 12 लोकसभा की सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर बहुत प्रभावशाली है। केरल की 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत प्रभावशाली है। असम की 14 में से 7 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत जबरदस्त है। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुत प्रभावशाली है। बिहार की 4 सीटों पर लोकसभा में मुस्लिम मतदाता बहुत प्रभावशाली है। जब इतनी सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुत प्रभावशाली हैं, तो आज मुसलमान वोटर चुप क्यों हैं?
वो प्रचार में जाता है, चुपचाप अपनी बात सुनता है, जो भी नेता कहते हैं बोलता है, सुनता है, लेकिन जब आप उसके सामने अपना माइक लगाइए, पूछे कि भाई साहब आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं देश के बारे में, तो वो चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता। ये सिर्फ भारत 24 के साथ नहीं है, ये हर चैनल के साथ है, हर मीडिया हाउस के साथ है। आज मुसलमान चुप है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमानों को इस बात का एहसास हो चुका है कि वोट बैंक की राजनीति के नाम पर उन्हें किस तरीके से लताड़ा जा चुका है और उनका फायदा कितने बड़े पैमाने पर वो राजनीतिक दल उठाते रहे हैं जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति करके उनके साथ हमेशा धोखा भी किया है। इनको ये बात भी समझ में आ गई है कि जब चुनाव होते हैं तब तो राजनेता और राजनीतिक पार्टी वहां पहुंचती हैं, इनको पूछती हैं, लेकिन उसके बाद कोई पूछता नहीं है। तो लोकप्रिय चुनाव में आखिरकार ऐसा क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात, मैं आज इस बात को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी तक यह माना जाता रहा था और मैं 2019 और उसके पहले के चुनाव की बात कर रहा हूं। 2019 और उसके पहले तक यह माना जाता रहा कि मुसलमान जो है वो एकजुट होकर एक ही तरीके से विचार करता है और वोट देता है। और ये हम सबको समझाया गया कि भाई किसी भी इमाम से, किसी भी मस्जिद से एक मैसेज जाता है और मुसलमान उसके बाद उसी पार्टी पर मुहर लगा देता है। लेकिन इस पर एक बहुत रिसर्च किया गया। किताबें लिखने वाले हिलाल अहमद साहब हैं, जिन्होंने बहुत शोध किया है, उनको कोट करके मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने अपने इस शोध पत्र में लिखा है कि मुसलमान शायद ही अखंड समुदाय बनते हैं और एकजुट तरीके से काम करते हैं। जिस तरह से हिंदू वोट अलग अलग तरीकों से बटा रहा 2019 तक, वैसे ही मुसलमानों में भी वर्ग, संप्रदाय, जाति जो कि नहीं होती लेकिन फिर भी है, और क्षेत्रीय आधार पर वोट विभाजित है। और ये उतना ही उलझा हुआ है जितना हिंदू मानस को समझना। ये बात 2019 तक बिल्कुल सटीक बैठती थी, लेकिन 2019 के बाद पूरा वोटिंग पैटर्न मुसलमानों का बदल चुका है। अब मुसलमान विभाजित नहीं है। अब मुसलमान किसी एक राजनीतिक दल पर सिर्फ ठप्पा नहीं लगाता, अब मुसलमान सोच समझकर उस उम्मीदवार पर दाव लगाता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कुव्वत रखता है। यह बात गौर करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक निर्धारित सोच है मुसलमान समाज के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, और जो भी पार्टी बीजेपी को हराने में सबसे ज्यादा आगे हो सकती है, उसी के उम्मीदवार को आज की डेट में मुसलमान मतदाता वोट देता हुआ दिखाई देता है। और ये इसलिए है क्योंकि आज ये ट्रेंड बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह बहुत स्पष्ट है। 2019 के बाद से मुसलमान वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को यह समझाया गया एक तरह से कि आपको जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार में इग्नोर किया जा रहा है। आपको समुदाय के तौर पर नहीं देखा जाता। आपको सरकार की नीतियों का फायदा जरूर मिल रहा है, आपको सभी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिल रहा है, ठीक वैसे जैसे हिंदुओं को मिल रहा है, लेकिन आपको सरकार में, आपको समाज में, आपको राजनीति में, आपको पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, आपको इग्नोर किया जा रहा है। और जैसे ही ये बात समुदाय के विशेष और खास करके बड़े लोगों को समझ में आई, उन्होंने पूरे पैटर्न को बदल दिया। इससे पहले कि हम इस पैटर्न, बदले हुए पैटर्न पर चर्चा करें, अब आपके सामने वो तथ्य रखना चाहते हैं कि आखिरकार ये मुस्लिम वोट बैंक की बात आई कहां से सामने। तो इसकी बड़ी शुरुआत 1973 के आसपास हुई, जब इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में देखा कि कांग्रेस की सरकारें हार रही हैं। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक कास्ट पॉलिटिक्स विथ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का जबरदस्त कॉन्कॉक्शन शुरू किया, जिसमें जो अपर क्रस्ट है, अपर वर्ग, उच्च जाति के 4 जातियों को, उसके बाद दलितों को और मुसलमानों को एकजुट किया गया। और ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन केंद्र की सरकारों के लिए बना। और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इसका जबरदस्त और भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन इसकी शुरुआत या इसकी जड़ें राजनीतिक दलों ने तब मजबूत कर दी जब क्षेत्रीय दल बड़े पैमाने पर सामने आने शुरू हुए। और यह 1990 के बाद से ट्रेंड देखने को मिला। फिर हमने देखा कि कैसे आरजेडी के तौर पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति बिहार में, मुलायम सिंह यादव की राजनीति उत्तर प्रदेश में, उसके साथ साथ 70 के दशक में बंगाल में वामपंथ दलों ने और केरल में वामपंथ दलों ने मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर देखना शुरू किया।
और वहां पर मुसलमान वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने इसका जबरदस्त राज्य स्तर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते अब जैसे देखिए बंगाल में टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक की हितैषी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी को आज भी मुस्लिम वोट बैंक बड़े पैमाने पर अपना मानता है। आरजेडी को मुसलमान अपना मानता है। कांग्रेस को वहां अपना मानता है जहां पर बीजेपी को हराने वाला और कोई नहीं है। तो ये एक नया संरचना हुई और इससे शुरू हुआ वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक बड़ा आधार। क्षेत्रीय पार्टियों पर मुसलमान कितने बड़े पैमाने पर भरोसा करता रहा, यह सीएसडीएस के एक सर्वे से सामने निकल कर आया, जिसमें आंकड़े अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में 77% मुसलमानों ने बिहार में महागठबंधन खास करके आरजेडी को वोट दिया। 2021 में जब बंगाल के विधानसभा के चुनाव हुए 75% मुसलमान वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन 80% के आसपास मुसलमान मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया। यानी कि आप देखें तो राज्य स्तर पर मुसलमानों ने यह बात तय कर ली कि कौन ऐसा पार्टी है, कौन ऐसा नेतृत्व है जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ मुकाबला कर सकता है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, महागठबंधन आपको वहां दिखाई दिया। इसी आधार पर आप टीएमसी देखिए, इसी आधार पर आप एनसीपी देखिए जो कि महाराष्ट्र में थी पहले, और कांग्रेस को देखिए, उन दोनों ने मुसलमानों को अपने साथ रखा। इसी आधार पर आप चले जाइए कर्नाटक में कांग्रेस को मुसलमानों का बड़ा समर्थन मिलता है। इसी आधार पर आप केरल में देखिए कैसे एलडीएफ ने 2019 में अपने वोट शेयर बढ़ाए, एलडीएफ ने 2014 में अपने आप को सामने रखा, और उसके बाद फिर 2019 में यूडीएफ जो कि कांग्रेस की अगुवाई वाली पार्टी, उसने 16 सीटें जीत ली। राहुल गांधी की जीत वायनाड से मुसलमान वोट बैंक से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो यह बात अब स्पष्ट हो गई कि अब अगर मुसलमान मतदाता वोट करने के लिए बाहर निकल रहा है तो उसका ध्येय क्या है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अब जब हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो जो पहला चरण का मतदान है, उसके पहले और उसके बाद जब भी आप मुस्लिम वर्ग के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, उनके शीर्ष धार्मिक गुरुओं से, जमात से बात करने की कोशिश करें, तो यहां पर अचुप्पी है, शांति है। लोग अपनी बात, अपनी राय बड़े पैमाने पर सामने नहीं रख रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि 2019 तक इस बात की समझ मुस्लिम समाज को हुई कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनके बीच भी अपनी पैठ बना रही है साथ। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि जो शिया सुन्नी का डिवीजन है, इसके साथ साथ और भी डिवीजन है मुसलमान समाज में, जैसे कि अहमदियाज हैं, जैसे कि बोहराज हैं। अब इसमें शिया, बोहराज, अहमदियाज, इन सभी वर्ग का समर्थन बीजेपी को बड़े पैमाने पर है। यह बात लखनऊ में भी साबित दिखाई देती है, कई और जगहों पर भी दिखाई देती है। इसके पहले बहरलवीज ने भी 2019 में बीजेपी का साथ दिया बड़े पैमाने पर, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों से वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक फॉर्मूला जो कि नीतीश कुमार ने बिहार में जबरदस्त तरीके से साधा, वो था मुसलमान भी हिंदुस्तान में जातीय आधार पर बटे हुए हैं। अब इसे इस्लाम के खिलाफ कह सकते हैं, लेकिन यह हिंदुस्तान की वास्तविकता है। इसमें नीतीश कुमार ने आइडेंटिफाई किया कि वो तमाम मुसलमान वर्ग जो कि पिछड़ी जातियों से मुसलमान बने थे, वो आज भी अपने आप को उसी तरीके से वंचित महसूस करते हैं, जिन्हें उन्होंने पशमंदा मुसलमान का नाम दिया। नीतीश कुमार ने इसकी राजनीति जबरदस्त तरीके से बिहार में की और भारतीय जनता पार्टी ने पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की राष्ट्रीय राजनीति 2019 के बाद से शुरू कर दी, जिसमें उसे कई बड़ी सफलता भी मिली है। जैसे कि आरएसएस ने अपना एक अलग मंच शुरू किया है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस ने शुरू किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से लोगों को जोड़ने की बड़ी पैमाने पर कोशिश की जा रही है। यह मोर्चा देश भर में 23,000 से ज्यादा स्नेह संवाद कार्यक्रम कर चुका है। 1500 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में यहां पर चर्चाएं हुई हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई। 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों से संपर्क साधकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है। और आप जानकर ताज्जुब होंगे कि 18 लाख से ज्यादा मुसलमान आज मोदी मित्र के नाम से अपने आप को सबके सामने रखते हैं।
यानी कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में भी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मिलकर जबरदस्त सेंध लगा दी। मुसलमानों के वर्ग को जब इस बात की समझ आई 2019 तक, उसके बाद से लोकसभा के लिए कम से कम उन्होंने यह तय कर लिया कि अब हमको एक वोट बैंक के तौर पर ही काम करना है। और यही वजह है कि आज मुसलमान वोट बैंक एकजुट होकर मतदान करने की कोशिश कर रहा है और यह मतदान अपना असर दिखा सकता है साहब, क्योंकि जैसा कि हमने आपको अपनी इस पेशकश की शुरुआत में कहा, जरा सोचिए 65 लोकसभा सीट में 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। अगर ये वोट बैंक एकजुट होकर वोट करता है तो जाहिर सी बात है इसका खासा प्रभाव होगा, जब तक कि रिवर्स पोलराइजेशन के आधार पर हिंदू एकजुट न हो जाएं। और अगर हिंदू कास्ट लाइंस पर बट गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 जून को हम इस बात के एनालिसिस आपके सामने रखेंगे साहब कि मुस्लिम वोट बैंक ने 2019 के मुकाबले 2024 में अपने आप को कैसे साधा। अब ये दिलचस्प खबर, तीसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद का नाम आते ही असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके जहन में आ जाते हैं। वहाँ के सांसद हैं, AIM के अध्यक्ष हैं, चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार पहले के तमाम मौकों के अलावा ओवैसी साहब को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है और वो इसलिए क्योंकि इस बार चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवी लता को यहां पर अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा और ये पहले दिन से अपने कैंपेन पे जबरदस्त तरीके से डटी हुई है। तो हैदराबाद में अभी तक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ बीजेपी और MIM के बीच में मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया था कि वो ओवैसी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही। यह खबर हमने आपके सामने मिस्टर एनालाइजर में चलाई भी थी, लेकिन जबरदस्त प्रेशर पड़ा कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि अगर आप ओवैसी को अपने साथ रखेंगे तो फिर आप MIM को बीजेपी की बी टीम कैसे कह सकते हैं। अब इससे बचने के लिए कांग्रेस ने इस बार अपना उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ा कर दिया है। अब असदुद्दीन ओवैसी के सामने बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, माधवी लता जी भी हैं और ओवैसी साहब भी हैं, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है और वोट बटेगा। अब इसमें कौन किसका वोट कटवा होगा यह समझने वाली बात है। इस बीच में एक और खबर आई जिसने ओवैसी साहब की मुश्किलें और बढ़ा दी। मतदाता सूची में से चुनाव आयोग ने 5,41,000 मतदाताओं के नाम गायब कर दिए। नहीं, चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे अन्य शंट कोई काम नहीं किया, बहुत ही लॉजिकल काम किया है। 15 विधानसभा क्षेत्रों से इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे लोगों की संख्या 47,141 है। तकरीबन 4,40,000 के आसपास ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपना पता बदल दिया था, जाहिर सी बात है उनको भी खारिज करना था। और फर्जी मतदाता तकरीबन 54-55 हजार के आसपास निकले, इन्हें भी अलग कर दिया गया। अब जैसे ही ये 5 लाख मतदाता, 5.5 लाख मतदाता सूची में से गायब हो गए हैं, ओवैसी साहब अब जरा परेशान होने लगे हैं। इसके साथ साथ प्रचार भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, जिसमें माधवी लता जी ने एक जबरदस्त कैंपेन शुरू कर दिया। उनकी एक्शन आजकल बहुत ही चर्चा में है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो पर तो जबरदस्त बवाल भी हुआ है। ये देखिए, ये जिस अंदाज में उन्होंने तीर छोड़ा और ये तीर कहां जाके लगना था। इस वीडियो पर आचार संहिता के वायलेशन की बात भी कही गई। इस वीडियो में काल्पनिक तौर पर वो तीर चलाती हुई दिखाई दे रही है। रामनवमी के मौके पर तीर कहां जा रहा था ये भी आपको पता है। तो जाहिर सी बात है इस पर कैंपेन जबरदस्त हुआ और हिंदू मतदाताओं के बीच में एक अलग जोश भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ माधवी लता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए जरा। उसके पहले ये देखिए, हमने आपको दिखाया ओवैसी साहब पतंग उड़ा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो पतंगे उड़ा रही हैं। माधवी लता ने पतंग को काटने का काम किया। ये देखिए, ये झाट। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार का चुनाव जबरदस्त रोचक हो चुका है साहब। इशारे बता रहे हैं कि कौन किसको कहां कैसे काटता हुआ दिखाई दे रहा है। और हैदराबाद की सीट को लेकर इस तरह का उत्साह कम से कम बीते 3-4 लोकसभा के चुनाव में हुआ ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि हैदराबाद की सीट हमेशा ओवैसी परिवार के गढ़ के तौर पर मानी जाती रही। 1984 से ओवैसी परिवार इस सीट पर जीतता चला आ रहा है।
पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिता सुल्तान सलाउद्दीन साहब 20 साल तक यहां से सांसद रहे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां से सांसद बनने लगे और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बड़ी चुनौती के तौर पर माधवी लता को उतारा है, जो कि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लैपटॉप लेकर पीपीटी प्रेजेंटेशंस अपने तमाम इंटरव्यूज में रखती हैं और उसके साथ साथ तीर कमान भी चलाती हैं। झटका इस बात को भी लग रहा है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ओवैसी साहब को पहले इस बात की राहत थी कि चलिए आमने सामने का मुकाबला है, तो अब मामला जरा गंभीर बनता जा रहा है। लेकिन इससे एक बड़ी बात निकलेगी साहब, खुदा ना खास्ता अगर हैदराबाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे एमआईएम के मुखिया को एक अप्रत्याशित नतीजा देखना पड़ा, तो इसका असर एमआईएम पर पूरे देश भर में पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और उसका असर आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उसके साथ साथ मुसलमान समाज का नेतृत्व करने का दावा करने वाले बड़े मुसलमान नेताओं पर भी पड़ेगा। इसलिए स्पेस को, यानी कि मिस्टर एनालाइजर स्पेस को देखते रहिए। अब आपके सामने इसके डिटेल्स लाकर रखेंगे। अब बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी की। अखिलेश यादव ने आज जो गुगली चली है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत दूर तक उसकी ध्वनि जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि आज आखिरी दिन था और अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, कन्नौज लोकसभा सीट से। यहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक थे, जो माना जा रहा था कि कन्नौज से इस बार जीतेंगे और पिछले बार के अपने इतिहास को भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोहराती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2019 में कन्नौज से अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा था। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव जीता था 2019 में, और उसके बाद उन्होंने 2022 में करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ा, सांसदी छोड़ी और विधायक बन गए। अब कन्नौज पर वापस लौटे हैं। कन्नौज में चौथे चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और आज उन्होंने अपनी उम्मीदवारी सामने रख दी। उनकी 2 वक्तव्य अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। और जहां तक क्रिकेट की बात हो रही है साहब, व्यक्तिगत तौर पर आपको बता सकता हूं, अखिलेश यादव जी को क्रिकेट का जबरदस्त शौक है। मतलब अगर उनको मौका दे दिया जाए तो सुबह उठ के पहला काम वो यही करें कि क्रिकेट की पिच पर बल्ले और पैड के साथ पहुंच जाएं और उसके बाद जबरदस्त बैटिंग करते रहें। बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो इस बार अगर वो छक्का मारने की बात कर रहे हैं तो इसलिए भी क्योंकि वो कन्नौज से अपनी उम्मीदवारी सामने रख रहे हैं। ये सीट उनके पिताजी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। 1999 से मुलायम सिंह यादव कन्नौज से सांसद रहे। उसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस सीट से अपनी उम्मीदवारी के साथ जीत दर्ज कर चुकी हैं। लेकिन 2019 में डिंपल यादव को यहां पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी सुब्रत पाठक की वजह से। सुब्रत पाठक और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि कन्नौज से इस बार शायद अखिलेश यादव अपनी उम्मीदवारी नहीं सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम सामने रखा ही नहीं था। ये तो एकदम सरप्राइज मूव है समाजवादी पार्टी का, और अब यहां पर मुकाबला कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2019 के बाद यहां पर किस तरीके का समीकरण होगा, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, ये बहुत ही रोचक होने जा रहा है। अखिलेश यादव के लिए यहां पर दाव पर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले कन्नौज सीट पर उन्हें हर हालत में जीतना ही होगा, क्योंकि अगर यहां पर उन्हें हार मिलती है तो इसका मैसेजिंग बहुत गलत जाएगा समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। इसके साथ साथ 2019 में उनकी पत्नी डिंपल यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से यह सीट हारी थी। अगर उन्होंने इस बार इसका बदला नहीं लिया तो शायद उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसके साथ साथ उनके लिए एक चैलेंज और भी होगा। अगर बीएसपी ने यहां पर अपना एक मजबूत उम्मीदवार सामने रखा है, उसके आधार पर वोट कटे तो उसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ेगा, तो बीएसपी को भी उनको साधना है। तो काफी मसला बढ़ता चला जा रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए इस बार का लोकसभा का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए कि अगर आप यूपी के पठार क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो रिहालखंड जिसे हम कहते हैं, तो संभल के सांसद शफीकुर बर्क अब इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो थे,
समाजवादी पार्टी का झंडा काफी बुलंद रखते थे। रामपुर से समाजवादी पार्टी का झंडा आजम खान बुलंद रखते थे। आजम खान और अखिलेश यादव की आजकल बन नहीं रही। आजम खान अभी जेल में है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चुनाव है। अभी तक ये माना जा रहा था कि कन्नौज की सीट से तेज प्रताप, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उनको सामने रखा जाएगा, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने यहां पर आके अपनी जो उम्मीदवारी की घोषणा की है, इसने चर्चा का माहौल पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बना दिया। अब देखिए, ये इसलिए भी होता है कि जब आपका नेता पीछे से नहीं सामने आकर लड़ाई लड़ रहा हो तो पार्टी कैडर में भी जोश होता है। तो ये दिलचस्प डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर अब आपको हम देने जा रहे हैं। खबर यह है अंदर खाने से, हम इसको पुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी लगभग तय है साहब। यह खबर है सूत्रों के हवाले से। और लगभग तय होने का मतलब यह है कि कल मतदान होंगे 26 तारीख को। वायनाड में मतदान कल हो जाएंगे। 26 तारीख के बाद किसी भी दिन राहुल गांधी की उम्मीदवारी अमेठी से घोषित की जा सकती है। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की टीम को इस बात को लेकर आश्वासन था कि वायनाड में अगर ये मैसेजिंग जाता है कि वहां पर राहुल गांधी लड़ने के साथ साथ अमेठी में भी लड़ रहे हैं, तो डी राजा की पत्नी जो कि वहां पर मौजूद हैं उम्मीदवार के तौर पर एलडीएफ की, जो राहुल गांधी की मुखालफत कर रही हैं, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि राहुल गांधी वायनाड के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो अमेठी चले जाएंगे। अमेठी के साथ उन्होंने बहुत निभाया नहीं, इसलिए यहां भी नहीं निभाएंगे। तो इस तर्क को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी सामने नहीं रखी। अमेठी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयान भी सामने आने लगे कि अगर मौका मिला तो मैं भी अमेठी से उम्मीदवार बन सकता हूं। यानी कि जनता को भटकाने की, लोगों को सस्पेंस में डालने की एक जबरदस्त कोशिश की जाती रही, जिसका फायदा अब शायद उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। अब इसमें महत्वपूर्ण यह रहेगा कि साहब, इस बार का अगर चुनाव राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी रहा तो फिर देखना होगा कि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जो पछाड़ा था वो 24 में कर पाती है कि नहीं। स्मृति ईरानी का कैंपेन करने का तरीका जबरदस्त है साहब, जबरदस्त। व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं, मैंने 2019 में देखा है। और वो जिस तरीके से लोगों से जनसंवाद बनाती हैं, वहां पर अपने आप को कनेक्ट रखती हैं। उन्होंने तो घर भी खरीद लिया, गृह प्रवेश भी कर लिया। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा यह अमेठी का, अगर राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी की बात हो तो ये देखना होगा। लेकिन अभी हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आधिकारिक नहीं मान सकता। जैसा अखिलेश यादव ने सरप्राइज नॉमिनेशन की बात कही है, राहुल गांधी का सरप्राइज नॉमिनेशन हो सकता है, और तब कहिएगा कि भारत 24 ने सबसे पहले आपको बताया था। आखिरी स्टोरी आपके सामने, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि कल मतदान के लिए जो 13 राज्य हैं, वहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप गर्मी और लू की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि देश में सियासी तापमान तो बहुत ऊपर चला गया है। बात पर बात, बयानों पर बयान, प्रतिकार, आरोप, ये सब कुछ बहुत चल रहा है। लेकिन इस बार प्रकृति ने भी जबरदस्त तरीके से बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब कर दी है। लू की स्थिति बहुत ज्यादा स्थिति है, हीट वेव बड़े पैमाने पर है। 50 सीटों पर तो ऐसा लग रहा है कि हीट वेव लोगों को एकदम परेशान कर देगा। 8 सीट ऐसी है जहां पर एकदम दुखद स्थिति होने जा रही है, वहां पर बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। और 28 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर गर्मी सामान्य यानी कि 40 डिग्री के आसपास है। तो मौसम विभाग ने आगाह किया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर हीट वेव है, अलर्ट रहिए। आप अच्छे से पानी पीजिए, संतुलित रहिए, छाता लेकर जाइए और बाहर जाकर मतदान कीजिए। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पर भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम में भी तापमान 40 से 43 डिग्री तक हो सकता है। इन सभी जगहों पर लोगों को आमतौर पर घर के भीतर रहने की आदत है गर्मी के मौसम में, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहते हुए आगे बढ़कर मतदान करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में इस बात को लेकर आगाह किया गया है और यह भी कहा गया है कि बिहार के साथ साथ अन्य जगहों पर जहां पर हीट वेव की स्थिति है, वहां पर मतदान की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। जी हां, कुछ सीटों पर, 4 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। 5 बजे से बढ़ाकर 1 घंटे और दिया गया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं
कि मतदाताओं पर मौसम की इस मार का बहुत असर नहीं पड़ेगा और पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में मतदाता बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर मतदान करेंगे। भारत 24 भी आपसे यही अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए।